नमस्कार सभी को, ज्ञानस्तव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। हम लोग यहाँ पर एक पॉलिटी की सीरीज़ देख रहे थे, पॉलिटी को पढ़ रहे थे हम लोग। तो पॉलिटी में हम लोग एफआर, मौलिक अधिकार और ये डीपीएसपी सब कवर करते करते हम लोग कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति देख रहे थे हम लोग कार्यपालिका में। तो राष्ट्रपति की फिर हम लोग कुछ शक्तियाँ अब तक बढ़ गए थे और हम लोग लास्ट वाली क्लास में आते आते हम लोगों ने राष्ट्रपति की एक शक्ति देखी थी, यानी कि राष्ट्रीय आपात घोषणा करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, जो आर्टिकल 352 में लिखी है, वो क्या है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ठीक से समझ लिया था। उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, मतलब जो जो उसमें प्रक्रियाएं हैं, जो जो विधि बताई गई कैसे कैसे क्या करना है, लगभग वैसा ही सब कुछ इसमें है। तो राष्ट्रपति शासन में, लेकिन हाँ, इसका यूज़ अलग जगह होता है, उसका यूज़ अलग जगह होता है, उसका यूज़ अलग कारणों से होता है, इसका यूज़ अलग कारणों से होता है। ये हम लोग समझेंगे है क्या। लेकिन अमूमन अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो इसको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो आपात शक्ति हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हम लोग देख रहे थे। उसमें से हमें पता है भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। एक आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की, ठीक है, वो हमने देखा कि अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है। और दूसरी शक्ति ये राष्ट्रपति शासन। दरअसल इसका नाम, मतलब संविधान में राष्ट्रपति शासन भी पीछे वाली क्लास में बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन संविधान में ऐसे लिखा नहीं है। वहाँ लिखा है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आम बोलचाल भाषा में, अखबारों में जनरली सब ये क्या लिखा होता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो हम लोग इसको राष्ट्रपति शासन से समझते हैं, प्रेसिडेंट रूल, या इसको राज्य आपात भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल 356 के साथ राष्ट्रपति को ये आपात शक्ति प्राप्त है। तीसरी शक्ति राष्ट्रपति के पास है वित्तीय आपात की शक्ति, यानी कि फाइनेंस। तो फाइनेंस के तौर पे उसमें राष्ट्रपति की शक्ति है, तो उसको आर्टिकल 360 के तहत उसको राष्ट्रपति को ये प्राप्त है। तो हम लोगों ने पहली वाली शक्ति देख ली थी राष्ट्रपति की। अब हम दूसरी शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। इसका दूसरा नाम क्या है, राज्य आपात, इसको बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन जैसा कोई शब्द वहाँ पर नहीं है संविधान में लिखा हुआ। हाँ, इसको बोलते क्या है, इसका सही नाम क्या है, किसी राज्य, मतलब उस राज्य में क्या होगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी। ठीक है, यानी कि वो संविधान के जो प्रावधान है, संविधान के जो उपबंध हैं, उनके अनुसार उस राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और हमें पता है कि राष्ट्रपति का मतलब क्या है, आर्टिकल 74(1) है ना, वो ध्यान रखना। 74 क्लॉज 1, उसको ऐसा बोलने का सही तरीका ये हम लोग बात कर चुके हैं, मौलिक अधिकारों की बोलने का तरीका क्या है, लेकिन आम बोलचाल में हम ऐसा बोल देते हैं 74(1) तो 74(1) हमने बोल दिया। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ये लिख ही लेना कि आप राष्ट्रपति शासन, संविधान में कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको बोलते हैं राज्य आपात भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। अब ये लगाने का आधार क्या है, ठीक है, मतलब कैसे लगाया जा सकता है, ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, हम समझेंगे और धीरे। तो अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, और ये राज्य में लगाया जाता है, तो किसी राज्य में लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या लगाने का, तो 2 आधार हैं। ठीक है, एक आर्टिकल 356 के तहत उसमें हमें प्रावधान मिलता है कि राष्ट्रपति अपना, अगर राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है तो हो जाता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी राज्य में। और एक है 365, सेम है 56 और 65, ध्यान रखना है। 356 के तहत क्या है, 356 में दरअसल ये बात जो मेन राष्ट्रपति आपात शक्ति के बारे में, तो इसमें क्या बताते हैं कि अगर यदि उस राज्य का, जिस राज्य की बात, किसी भी राज्य की बात चली, यदि उस राज्य, यानी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं, यानी कि रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं, या अन्यथा मतलब किसी भी बात से राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि उस राज्य का, ठीक, जिस राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है, यानी कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं, या फिर राष्ट्रपति को अन्यथा ऐसा समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं वहाँ पर क्या पड़ जाएगा कि राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकते हैं। और किसके, आर्टिकल 356 के तहत। ये बात ध्यान रखना कि इसमें क्या है कि या तो उस राज्य का राज्यपाल ही कह दे, एक रिपोर्ट दे दे, प्रतिवेदन दे दे राष्ट्रपति को कि भाई जो संविधान के ठीक ठाक जो उपबंध लिखे हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ शासन नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे क्या क्या बात है, आगे बहुत सारे केस, एक ऐसा में केस भी समझेंगे, इसके बाद में सब ठीक हुआ है, वरना इसका बहुत दुरुपयोग हुआ, वो भी हम समझेंगे। लेकिन अभी तक क्या समझना है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट अपनी मर्जी से देते, वहाँ पे भेजे,
ठीक। और वो भी आपको पता है, जब राज्यपाल और पढ़ेंगे तो हम समझेंगे राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं और उनकी पद मुक्ति कैसी है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है ना। और राष्ट्रपति का मतलब फिर बार बार हम लोग समझते रहेंगे, राष्ट्रपति जब भी हम बोलेंगे तो हमें अचानक से माइंड में ध्यान आ जाना चाहिए पीछे आर्टिकल 74(1), यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। और मंत्रिपरिषद कौन है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये भी ध्यान रखते पड़ेगा। हमने वो सब देख लिया था पीछे। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है कि राज्यपाल अगर प्रतिवेदन दे दे या अन्यथा ये जो वर्ड है ये थोड़ा ध्यान रखना कि अन्यथा का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है कि अन्यथा में क्या, यानी राष्ट्रपति को अन्यथा कुछ भी लग जाए कि राष्ट्रपति को लग गया कि अरे इस राज्य में 2-3 बार मर्डर हो गए हैं, ऐसा हो गया, जंगल राज बन गया, तो भी हो सकता है, तो अभी राष्ट्रपति का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति के समाधान का मतलब क्या है, राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसमें वर्ड लिखा रहता है समाधान की, राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाएगी। हम पिछली वाली क्लास में सब बात कर चुके हैं समाधान वर्ड क्या है, ठीक है। तो उसका इंग्लिश में क्या निकालेंगे, सेटिस्फाइड, यानी राष्ट्रपति ऐसे संतुष्ट हो जाए। तो राष्ट्रपति को या राज्यपाल ऐसे रिपोर्ट दे या राष्ट्रपति को अन्यथा, ये वाला जो है ना, ये वाला फंक्शन, इसकी वजह से ज़्यादा विवाद हुआ था कि अन्यथा राष्ट्रपति को ऐसे लग जाए। तो अन्यथा अगर राष्ट्रपति लग जाए तो फिर राष्ट्रपति वहाँ पे क्या कहेंगे, इस राज्य में, यानी कि जो भी पर्टिकुलर राज्य में वेस्ट बंगाल ले लें या फिर जो बीजेपी केस में है ना, या महाराष्ट्र के पीछे बात चली थी बीच में जब एकनाथ शिंदे वाला और उद्धव ठाकरे वाला केस हुआ था तब, तो ऐसे हमने देखा था कि वहाँ पर वो फ्लोर टेस्ट वाली बात जो हुई थी उद्धव ठाकरे के साथ में, वो भी हम देखेंगे क्या हुआ। तो इस केस में लगा सकते हैं, ये बात समझ में आ गई ना। आर्टिकल 356 का मतलब क्या, एक बार फिर से बोलता हूँ, यानी कि आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे या फिर अन्यथा राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों या प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, या फिर हम जो एक्चुअल क्या बोलेंगे, तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 300, यानी कि ये पहला आधार हुआ। और दूसरा आधार क्या है, 365 के तहत भी मतलब राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं उस राज्य में राष्ट्रपति जी। तो ये कैसे, जब हमने राष्ट्रीय आपात पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने देखा था कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव में देखा था कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होगा। तो उसमें संघ सरकार है ना, जो संघ सरकार वो केंद्र को दिशा निर्देश देगी कि अपने प्रशासनिक आपको कार्य कैसे कैसे करने हैं। तो वो जब प्रशासनिक कार्य के लिए दिशा निर्देश राज्य को देगी संघ सरकार, अगर वो दिशा निर्देश नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 365 के तहत, यानी आर्टिकल 365 क्या कहता है, आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि संविधान के किसी उपबंध के अनुसार, संविधान को उपबंध ऐसा है कि उस उपबंध के अनुसार संघ सरकार किसी राज्य को निर्देश देती है, यानी किसी संविधान के किसी उपबंध के अनुसार संघ सरकार किसी राज्य को ये निर्देश देती है कि प्रशासनिक निर्देश देती है कि ऐसा ऐसा करिए प्रशासनिक तौर पे, और वो राज्य उस प्रशासनिक निर्देश को पालन करने में असफल रहता है या फिर उसका कोई प्राधिकारी उसको पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को ये विधिपूर्ण है, लॉफुल लगेगा कि अब राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि यानी कि राज्य जो है वो संघ सरकार ने जो निर्देश दिए जो कि संविधान के उपबंधों के अनुसार थे, तो जब संविधान के उपबंधों के अनुसार थे तो राष्ट्रपति को, अब वो उन्होंने माने नहीं, असफल पाए गए, यानी निर्देश का पालन नहीं करा या फिर असफलता हो गई, प्रभाव में नहीं ला सके, अप्रभावी हो गए उस चीज़ में, तो फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति का समाधान हो जाएगा कि इस राज्य में जो इस राज्य का शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं, या फिर से बार बार हम दोनों बार बोलेंगे, याद हो जाए में, या फिर इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करते हैं। और आर्टिकल ये 365 के तहत लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, 356 का यूज़ करते हो, ठीक है। ये मतलब 356 में, आर्टिकल 356 में ये दो प्रावधान बताए गए कि आप 356 के हिसाब से ऐसे लगा देंगे, वरना 365 से आप जो दिशा निर्देश देंगे तो उसके तहत राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये हमने राष्ट्रीय आपात में भी देखा था कि अगर संपूर्ण भारत में या किसी एक हिस्से में राष्ट्रीय आपात लगा है और संघ सरकार ने किसी राज्य को कोई दिशा निर्देश दिए प्रशासनिक तौर पर और वो मानने में उसमें सफल रहते हैं, तो फिर राष्ट्रीय आपात लगा रहेगा और राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा उस राज्य में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो ये दो आधार हो गए, यानी कि एक 356 और 365। और 356 ही मेन ध्यान रखना कि राज्यपाल प्रतिवेदन देंगे या अन्यथा में कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी लगे कि यार मान लिया उसमें एक कारण भी नहीं बताना होता ना, राष्ट्रपति को कारण बताया कि भाई किस कारण से लगा दिया, फिर बाद में केसेस आते रहे तो अब बताने लगे केस हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ठोस प्रमाण हो, गंभीर तथ्य हो, आपके पास सुसंगत तथ्य हो तभी आप लोग लगाए, वरना अदरवाइज मनमान्य तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से ऐसा हमने बात करते ऐसा कुछ नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो हो गया लगाने के आधार की किन आधारों पर लगाया जा सकता है। अब हम अवधि देखें कि कब तक कितने समय तक, जैसे पिछली बार देखा था ना, वो राष्ट्रपति ने जब उद्घोषणा करी राष्ट्रीय आपात की तो क्या है उसके 1 माह तक, यानी कि पहले वो भी 2 माह तक था, लेकिन उसके 1 माह तक वो
राष्ट्रीय आपात चलेगा, फिर बाद में क्या होगा, उसके बाद में संसद को अनुमोदन कराना होगा, और वो हमने देखा था कि विशेष बहुमत से होगा, ठीक है। दोनों सदनों में अलग अलग कराएगा, फिर 6 माह के लिए वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, और ऐसे करके बार बार होता रहेगा, 6 मंथ्स के लिए बार बार होता रहेगा, और वो कितनी बार भी कराया जा सकता है एक्सटेंड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेज है वो हम समझते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है इसकी अवधि अनुमोदन के बारे में अगर बात करें, एक मतलब ए हेडिंग आपने बना ली लगाने का आधार, बी हेडिंग आपने बना ली अवधि। तो अवधि में हम समझते हैं, तो अवधि क्या है, यानी कि जिस दिन से राष्ट्रपति ने ऐसी उद्घोषणा करी है, तो उद्घोषणा करिए तो उसको अगर आज मान लो उद्घोषणा कर दी, तो आज से 2 माह तक तो राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा उस राज्य में। किस राज्य में, जिस राज्य में राज्य की पता चलता है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य मतलब जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा उसमें 2 महीने तक, आज उद्घोषणा करी तो आज के 2 महीने तक तो आपको वो लगा रहेगा। लेकिन उस 2 माह के भीतर अगर दोनों सदनों ने अलग अलग, ठीक है, भले यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा, लेकिन हम पीछे जो पढ़ चुके हैं उसी की बात है कि 2 माह के भीतर दोनों सदनों ने अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करा लिया अगर, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो आगे 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा राष्ट्रपति शासन उस राज्य में, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर समझ में आए। और यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो किसी भी लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यसभा में पीछे बात करें, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यसभा भी पारित करा सकती है, राज्यसभा पारित करा जाएगी। और जब तक लोकसभा का पुनर्गठन हो रहा है तो लोकसभा जब बन के आएगी तो लोकसभा से ही पारित कराइए, तब 30 दिन होंगे लोकसभा के पास, उसके अंदर उसको पारित कराना चाहिए, बनना नहीं तो विफल हो जाएगा। तो 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित करा लेना चाहिए, और पारित हो गया अगर भीतर तो 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ समझनी है कि 6 महीने के लिए अगर आपने एक बार आगे बढ़ा लिया, ठीक है, फिर से अगर मान लिया अभी 2 माह तो आपको वो चल गए, और फिर से आपने 6 माह के लिए अगर 6 माह के, अब 6 माह जब खत्म होने वाले यानी कि 2 माह तक वो हो रहा था, 2 महीने तक जो पहले लगा वो लगा, ठीक। अब उसमें क्या है, अब इसने आगे बढ़ाया, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया, फिर से हमने फिर से 6 महीने का एक्सटेंड करा, ठीक है, यानी कि अब हो गया ये 1 महीने तक, यानी कि हमने पहले जो ये 2 महीने तक एक्सटेंड था, अब 2 महीने के बाद हमने 6 महीने के बाद और बढ़ा लिया आगे, हमने अनुमोदन करा लिया साधारण बहुमत से दोनों सदनों में, ठीक है। और ये 6 महीने खत्म होने वाले थे, तब हमने फिर से क्या करा, एक बार फिर से दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से अनुमोदन करा लिया, फिर 6 महीने के लिए फिर से बढ़ गया। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे वो क्या है, अब पीछे राष्ट्रीय आपात में क्या था कि फिर से समाप्त होने वाले 6 महीने फिर से आप करा लो अनुमोदन, विशेष वो वहाँ पे विशेष बहुमत है, ये ध्यान रखना है, विशेष बहुमत से आप फिर से अनुमोदन करा लो, और 6 मंथ ऐसे करके कितने भी बार आप आगे बढ़ा सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन में क्या, किसी राज्य में एक बार आपने 6 महीने करके बढ़ा लिया, ठीक है, दूसरी बार आपने 6 महीने करके बढ़ा लिया, यानी क्या हो गया 1 वर्ष, आपने 1 वर्ष तक एक्सटेंड कर लिया राष्ट्रपति शासन उस राज्य में। अब 1 वर्ष से अगर आपको इससे प्लस अधिक, इससे और आगे करना है, अगर इससे आगे एक्सटेंड करना है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में, तब आपको 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 वर्ष से ये प्लस है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक अगर आपको राष्ट्रपति शासन उस राज्य में बढ़ाना है तो आपके लिए 2 शर्तें पूरी, वहाँ पे 2 शर्तें वहाँ पे पूरी होनी चाहिए, यानी कि उस केंद्र के लिए, राष्ट्रपति के लिए कौन सी 2 शर्तें, एक तो मतलब आर्टिकल 352 के तहत, जो पीछे पड़ चुके आर्टिकल 352 के तहत भारत के किसी हिस्से में या फिर संपूर्ण भारत पर राष्ट्रीय आपात चल रहा हो, ठीक, यानी पहली शर्त क्या है, राष्ट्रीय आपात हो, यानी संपूर्ण भारत पे हो जाए या फिर किसी हिस्से पर राष्ट्रीय आपात लगाओ, एक शर्त ये, और दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी कि या नहीं लगाई है, दोनों शर्त एक, और तथा कि चुनाव आयोग वहाँ पर बता दे कि इस राज्य में अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तब तक के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं बना रहा है, यानी कि चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर नई सरकार चुनी भी नहीं जा सकती, तो चुनाव आयोग ऐसा बताते कि चुनाव यहाँ पर पॉसिबल अभी नहीं है, अभी संभावना नहीं है कि यहाँ पर चुनाव कराया जा सकता है, यानी कि वो सही आधार बताएगा। और ये पहले नहीं थे, बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे कि स्थिति ऐसी, अगर सही में स्थिति बिगड़ी हुई है तो सही वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते, और खाली स्थिति बिगड़ी नहीं थी ऐसे ही बोल देते थे, पहले झूठे बोल देते थे कि अरे ये जंगल 1-2 लोगों का मर्डर हो गया, 3-4 लोगों का मर्डर हो गया, किसी कुछ हो गया, कहीं दंगा वगा हो गया, तो उसकी वजह से कह दिया लाओ पूरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, क्योंकि उसमें लिखा ना अन्यथा लगा दिया, राज्यपाल तो प्रतिवेदन भेजे ना भेजा लगवा दे, लेकिन हमें तो लगा कि अन्यथा की वजह से हमें लगा और हमने लगा दिया। तो ये सब अब ये कंडीशन हो जाएगी, यानी 6 माह के बाद अगर 1 वर्ष से एक्सटेंड करोगे तो आपको ये 2 शर्तें चाहिए, ठीक है। तो चुनाव वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात है तो 1 वर्ष से अधिक, और फिर भी अब भी अगर मान लो ऐसी 2 शर्तें पूरी हो गई, फिर भी यानी अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक हो गई, ठीक है। फिर आपने फिर आप एक्सटेंड करोगे, फिर 2 शर्तें ऐसे ढूंढो, फिर 1-2 एक्सटेंड करो, फिर 2 शर्तें ढूंढो, ऐसे करते करते मान लिया आपने फिर 1 वर्ष, ये पूरा 1 वर्ष ये हो गया, ठीक है, 1 वर्ष ये हो गया, फिर 1 वर्ष और तक आपने एक्सटेंड कर लिया शर्तें पूरी करके, 1 वर्ष और कर लिया आपने एक्सटेंड कर दिया, यानी टोटल हो गया 3 वर्ष तक अब आपने एक्सटेंड कर लिया। तो अब 3 वर्ष से अधिक अवधि आप नहीं बढ़ा सकते, यानी ध्यान रखना कि अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, उसके बाद तो अब आप राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई, और उसकी अधिकतम अवधि कितनी है, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हो। किसकी, राष्ट्रीय आपात की। 6 माह करके ऐसे आप कितना भी लंबा बढ़ा सकते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग आगे वाला देखें। आगे देखें क्या लिखा है कि अगर हम समाप्ति करनी है तो समाप्ति करनी है तो उसके लिए सिंपल है। समाप्ति के लिए कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है कि समाप्ति के लिए आपको क्या करना है, राष्ट्रपति ने जो घोषणा करी थी उसको वापस लेना राष्ट्रपति, तो समाप्त हो जाएगा। वही चीज़ जो अनुमोदन ना हो पाए, पीछे लिख चुके हैं, वही सब छूट किसी में कि अगर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने की बात कही गई है तो संसद अगर अनुमोदन कर दे तो फिर ठीक है, और नहीं कर पाएगा अनुमोदन तो उस टाइम में जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में नहीं अनुमोदन कर पाए तो क्या हो जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति शासन अपने आप से हट जाएगा। ठीक, और शर्तें पूरी ना हो तब, अगर शर्तें आपकी यहाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं तब आप अनुमोदन हट जाएगा। और न्यायालय यानी कि एस आर बोमई केस, यहाँ पे पूरा लिखोगे एस आर बोमई केस 1994 का ये लिखा है बोमई केस। ठीक है, ये मैं थोड़ा उस टाइम छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने कहा बाद में बता दूंगा। एस आर बोमई केस 1994 का है। तो न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन हटा सकता है अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो तथ्य जो जितना आंकड़ों का आधार मतलब आधार मजबूत नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो अब 1994 में, कि पहले तो ये नहीं था लेकिन 1994 के बाद में अभी होने लगा कि अब न्यायालय भी, अगर न्यायालय को लगा कि तर्कपूर्ण नहीं है वहाँ पे और किसी ऐसे व्यक्ति को, कोई तार्किक अगर व्यक्ति है, कोई तार्किक व्यक्ति मतलब न्यायालय दो चीज़ें देखेगा कि वहाँ पर फैक्ट वगैरह ठीक ठाक हों, और कोई अगर तार्किक व्यक्ति है वो भी क्या इसी निर्णय पे पहुंचता है यहाँ पर कि यहाँ इस राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लगाना चाहिए, अगर वो भी ऐसे पहुंचता, न्यायालय ऐसे सब कुछ अपने तथ्यों के अनुसार देखेगा, बहुत गंभीर मुद्दा वहाँ पे बन रहा हो तो देखेगा, अगर ऐसा नहीं लगेगा न्यायालय को तो न्यायालय वहाँ पे उस राष्ट्रपति शासन वहाँ पे हटा भी सकता है और पुरानी स्थिति बहाल भी कर देगा। यानी कि जो मंत्रिपरिषद जो बर्खास्त कर देंगे वहाँ पे, केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देती है, राज्य की मंत्रिपरिषद को, विधानमंडल के, उसको पुरानी स्थिति बहाल भी कर सकता है न्यायालय। तो ये भी हम देखेंगे। तो यानी कि ये समाप्ति क्या करना है, बहुत आसान है, ये राष्ट्रपति वापस कर ले, अनुमोदन ना हो, शर्तें पूरी ना हो, ठीक है, और न्यायालय भी हटा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके प्रभाव समझते हैं कि प्रभाव क्या हो, यानी किसी राज्य में अगर जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा कि इसके सरकार के संघ सरकार के द्वारा तो क्या होगा। तो एक सबसे जो मेन जिस उद्देश्य से लगाया जाता है वो यही है कि राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त करना। जो राज्य की मंत्रिपरिषद है यानी कि जो मेन सरकार होगी उसमें राज्य में, तो वो मंत्रिपरिषद बर्खास्त होगी, हम पहले देख चुके हैं। मतलब ये आपको पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, पता ही होगी पीछे किसों के साथ में कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार अगर अलग अलग सत्ता दल हैं दोनों में, जैसे मान लीजिए केंद्र में बीजेपी है या फिर केंद्र में पहले कांग्रेस थी, तो जहाँ पे बीजेपी राज्य में हुआ थी तो उनमें टसल चलती रहती थी। यानी कि केंद्र में और राज्य में अगर दोनों सत्ता दल एक ही जैसे हैं तो फिर ठीक चलता है, लेकिन अलग अलग सत्ता दल होते हैं तो टसल बनी रहती है। तो वही होता है कि फिर केंद्र अपनी शक्तियों का यूज़ करता है या फिर मिसयूज़ करता है, ठीक है। इस केंद्र में मिसयूज़ बहुत हुआ था, फिर एस आर में केस आया तो अब जेन्युइन तरीके से यूज़ होता है इसका, अब पहले मिसयूज़ ही हुआ था बहुत। तो क्या है, यानी कि सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता था, इसी वजह से लगाते थे कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो पहले बर्खास्त होगी। जब बर्खास्त हो जाएगी तो यानी कि दूसरी मंत्रिपरिषद चुनी जाएगी, चुनाव होंगे वहाँ पे, तो दूसरी मंत्रिपरिषद जो चुनी जाएगी तो उसमें कोशिश यही रहती है और पता लगता है फिर वो राज्य जो केंद्र की सरकार होती है उसी की सत्ता से पार्टी चुन ली जाती है। दरअसल वो अलग ही पेज होता है, वो सब उनकी सबकी साठगांठ होती है कैसे कर क्या करना है, लेकिन तब वो स्थितियाँ सारी देखते हैं कि हाँ स्थिति बन रही है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पहले बहुत धड़ल्ले से इसका मिस यूज़ होता था, अब कम हो गया और कम क्या ना के बराबर हो गया, अब बहुत जेन्युइन तरीके से होता है, ठीक है। तो हर सरकार ने यूज़ करने की कोशिश करी, ये भी ध्यान रखना है। ऐसी बात नहीं कोई बीजेपी नहीं करती है या फिर मान लो कांग्रेस ही करती है या कांग्रेस नहीं करती है बीजेपी ही करती है, हर सरकार ने अपने स्तर से बहुत मिसयूज़ किया इसका। तो प्रभाव क्या होगा कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वो बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है, और राज्य की प्रशासनिक शक्ति ग्रहण कर ली जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, कि राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति जो सब प्रशासनिक व्यवस्था हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा सब काम करवाएंगे, राज्यपाल काम करेंगे और राष्ट्रपति निर्देश दे देंगे। ऐसा होता है ना कि 3-4 राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब क्या होगा, तो फिर राष्ट्रपति हर जगह तो नहीं जा सकते, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा ही सब काम करेंगे। राज्यपाल वहाँ पे उनके राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे वहाँ पे, राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं और राज्यपाल उनकी बात मान रहे हैं, और या फिर राज्यपाल के लिए सहायक के तौर पे कोई और भी नियुक्त, कोई पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। और लेकिन वहाँ की जो प्रशासनिक शक्ति वो मेन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी। राष्ट्रपति का मतलब आर्टिकल 74(1) ध्यान रखना। तो राज्य की प्रशासनिक शक्ति ग्रहण कर ली जाएगी, ये हो जाएगा। फिर ये भी हम पीछे देखेंगे, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति आ जाएगी किनके हाथ में, और इतना इस हद तक आ जाएगी राज्य सूची पे कि आप बजट भी पास कर सकते हैं उस राज्य का। अगर मतलब राष्ट्रपति शासन आगे एक्सटेंड हो रहा है और बजट का टाइम आ गया वहाँ पे, तो राष्ट्रपति यानी केंद्र के द्वारा बजट भी बना दिया जा सकता है उस राज्य का। तो राज्य सूची पर कानून तो बना सकती है, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून तो बना सकती है, ठीक, और बजट भी पास कर सकती है और अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर वहाँ पे सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो राज्यपाल की शक्ति होती थी हमने पीछे पढ़ चुके थे 213 के तहत जो शक्ति है, तो उसमें अब राष्ट्रपति उसका यूज़ कर सकते हैं,
फिर लेकिन बस इसमें यहाँ पीछे वाले केस में हमने पढ़ा था, मतलब पीछे का मतलब राष्ट्रीय आपात वाली शक्ति में पढ़ा था कि वहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता था, है आर्टिकल 19, 14, 20, 21 हमने देखा था, बाद में आर्टिकल 19 14 निलंबित हो जाता था, हमने ये सब कुछ देखा था। लेकिन इसमें क्या है, FR पर प्रभावी नहीं है ये, यानी मौलिक अधिकार से दिक्कत नहीं, यानी मेन काम आता है सरकार से टसल है यहाँ पर। मौलिक अधिकारों से उन्हें मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा था कि राज्य की जनता है उनसे मतलब ज़्यादा नहीं, हमें तो यह है कि हमारी सरकार यहाँ पे चल जाए। तो इसलिए इसमें ये ध्यान है कि मौलिक अधिकार पर प्रभावी नहीं है, यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन किसी जगह लग रहा है तो ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार हनन छिन जाएगा कि आर्टिकल 19 छिन गया, कुछ हो गया आम जनता में। लेकिन वहाँ पर मेन काम क्या, उन्हें सरकार गिराने से मतलब होता था, इसीलिए इसका मिसयूज़ खूब करा जाता कि मेन काम जो सत्ता दल में सरकार है राज्य में वो हटाया और अपनी सत्ता वाली सरकार लेके आई है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद और समझ लेते हो राज्य की संचित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, तो राज्य की संचित निधि के प्रयोग से संबंधित लंबित पड़े, हर कोई विधेयक ऐसे हैं कि संचित निधि का उसको यूज़ करना है वहाँ पे, तो संचित निधि के प्रयोग से संबंधित लंबित पड़े विधेयकों को भी राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, यानी कि विधेयकों को भी राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगर जो राज्य ने पीछे वाले केस में, इससे पीछे वाले केस से तुलना करते रहना, बनाई गई विधियाँ, ये जहाँ ऐसे देखा ना राष्ट्रपति शासन, एक जगह यहाँ भी लिखा है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद तब तक लागू, यानी कि जो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति यानी केंद्र के द्वारा जो विधियाँ बनाई जाएंगी, जो कानून बनाए जाएंगे, वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद तब तक लागू रहेंगी जब तक, यानी कि वहाँ पर जो राज्य में कोई सक्षम मंडल जब बन जाएगा, कोई विधानमंडल आ जाएगा, सक्षम विधानमंडल आ जाएगा, और वो विधानमंडल उस कानून को या तो निरसन कर दे, रिपील कर दे, या संशोधन कर दे, अमेंडमेंट कर दे, परिवर्तन कर दे या चेंज कर दे। अगर ऐसा नहीं करता तो कानून लगा रहेगा। यानी पीछे राष्ट्रीय आपात में क्या है, वो 6 माह तक वैलिड रहेगा, 6 मंथ तक। यानी कि राष्ट्रीय आपात समाप्त हुआ और राज्य सूची के विषय पर कोई कानून अगर बनाया गया होगा तो 6 मतलब जब जिस दिन समाप्त हुआ राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जिस दिन समाप्त होगी, तो उसके 6 महीने तक वो कानून प्रभावी बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, और फिर बाद में हट जाएगा, या फिर उसको अगर आगे बढ़ाना तो बढ़ा लो, वो राज्य का विधानमंडल आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले, नहीं तो वो हट जाएगा, 6 महीने तक बना रहेगा प्रभावी। लेकिन ये क्या है, अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ने कोई कानून बनाया राष्ट्रीय सूची के विषय पर, तो वो क्या है, वो राष्ट्रपति शासन जब समाप्त होगा तो वो आगे तक चलता ही रहेगा, अगर उसमें राज्य का जो विधानमंडल आएगा, सक्षम विधानमंडल आएगा, वो उसको निरसन करे, संशोधन करे, परिवर्तन करे, कुछ भी करे, निरसन का हटा दे, बिल्कुल रिपील कर दे, मतलब रिपील करे, उसको संशोधन करे, हमें और चेंज कर दे, कुछ चेंज करना चाहे, परिवर्तन लाना चाहे, संशोधन लाना चाहे, निरसन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो उसकी मर्जी है। या फिर जैसा कानून बनाया था केंद्र ने, अगर वैसा ही उसे सही लगा तो वैसा भी चलने दे। ठीक है, लेकिन स्वतः निलंबित नहीं होगा। लेकिन वो पिछली बार में पीछे राष्ट्रीय आपात में अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा तो 6 महीने के बाद निलंबित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसमें अगर ऐसा ना स्टेटमेंट ऐसे बने क्वेश्चन में जाएंगे कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के को गौर करते हुए निम्नलिखित पर विचार करें, उसमें कि राष्ट्रपति शासन में ऐसा हो जाता है, राष्ट्रीय आपात में ऐसा हो जाता है, जबकि है ना, और राष्ट्रपति शासन में ऐसा होता है जबकि राष्ट्रीय आपात में ऐसा होता है, तो उसमें चेंज शफल ना कर दे उसको, थोड़े वर्ड्स को वो ध्यान रखना है कि क्या क्या है, जो भी यहाँ पे बात आ रही है वो पीछे ध्यान में रखनी चलनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक बात ये है कि राष्ट्रपति को बहुत शक्तियाँ प्राप्त हो जा रही हैं, ये बात ठीक है कि राज्य के सारे प्रशासनिक शक्ति आपके पास आ जा रही हैं, या फिर राज्य का कोई प्राधिकारी है उसकी कोई शक्ति या फिर सभी शक्ति उसकी कोई भी राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है अपने हाथ में। कोई निकाय है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके कोई भी शक्ति या कुछ उसके भी जो कार्य हैं वो उसके कुछ कार्य या सभी कार्य राष्ट्रपति अपने तरफ कर सकता है। ठीक है, मतलब ये वाली बात है, कर सकता है तो कर भी सकता है, और नहीं करना चाहता तो नहीं भी करे, तो ये सब ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति 2 जगह रह जाएंगे। हाई कोर्ट की शक्ति, यानी उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, तो हाई कोर्ट की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकते, यानी कि जो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो निहित शक्तियाँ दी गई संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को, वो शक्तियाँ राष्ट्रपति जी अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, अपने हाथ में लेने का मतलब वो राष्ट्रपति शक्ति, वो शक्तियाँ वो ग्रहण नहीं कर सकते, जो जैसे प्रशासनिक शक्ति राज्य की प्रशासनिक शक्ति ग्रहण कर ली है, यानी उस हाई कोर्ट के मतलब उस राज्य के हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय की जो उसमें शक्तियाँ निहित हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकते। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है, ऐसा आर्टिकल जिसका संबंध हाई कोर्ट से उसका निलंबन नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे जो भी आर्टिकल हैं, ठीक है, जिनका संबंध है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट की शक्तियों के से, तो उनका निलंबन नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकारों का निलंबन अगर मान लिया कर भी जा रहा है, ठीक है, या कुछ अनुच्छेदों का अधिकार, पिछले वाले राष्ट्रीय आपात में देखा था ना, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो रहा है, तो अगर किसी मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान
कोई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाएगा, मतलब मौलिक अधिकार पर तो प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन कोई और अनुच्छेद है जिनका हटा दिया जा सकता है, निलंबन करा जा सकता है या उनको प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा करा जा रहा है तो वो आर्टिकल बच के, उन आर्टिकल को तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेगा जिनमें जो हाई कोर्ट से संबंधित है उस राज्य के, ना। तो अगर मतलब हाई कोर्ट से संबंधित वो किसी राज्य के लिए होते हैं, लेकिन उस राज्य के जो उस राज्य की शक्ति आप नहीं छीन सकते हाई कोर्ट की, और जो आर्टिकल ऐसे हैं उनका निलंबन नहीं कर सकते। ये राष्ट्रपति, और ये हमें ध्यान रखना है, बाकी राष्ट्रपति को भी ध्यान रखना है और हमें भी एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे थे कि न्यायिक पुनरावलोकन बात दे सकते हैं। उस वाले केस में देखा था कि पहले तो मना कर दिया गया 38वां संविधान संशोधन कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन इस वाले केस में भी क्या हज में मना करा गया था, लेकिन इसमें भी हो सकता है, ये सब उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो 38वां संविधान संशोधन करवाया गया 1975 में। ये 1975 इसमें लिखना चाहो तो इसकी ईयर लिख लेना कि 1975 में हुआ था। तो उसमें नहीं मना कर दिया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, किसका, राष्ट्रपति शासन का, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो जज फिर नहीं देखा कि भाई देश में जाके गलत तो नहीं लगा दिया, जज का अंदर के हाथ में नहीं, जज के हाथ में नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी नहीं था। फिर क्या दूसरे एक देखा, राजस्थान बनाम भारत संघ केस हुआ 1977 में। तो 7 सदस्यीय मतलब सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ, मतलब बैठक यानी कि बेंच बनी ना, तो 7 सदस्यीय बेंच बनी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मतलब राष्ट्रपति, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रपति दुर्भावना से प्रेरित है या असंबद्ध आधारों पर निर्भर है, यानी जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो दुर्भावना से प्रेरित है या फिर असंबद्ध आधारों पर निर्भर है, तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये किसमें, राजस्थान बनाम भारत संघ 1977 का केस हुआ, उसमें ऐसा कहा गया। मतलब अमूमन आप लोगों को कहीं मिलेगा तो 38वां संविधान संशोधन मिला तो मिला, उसके बाद सीधे SR मोमी केस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसलिए उसके बाद और मिलेगा तो 44वां संविधान संशोधन में मिल जाएगा, लेकिन ये मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है, अगर ढूंढोगे तो मिलेगा, ऐसी बात क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं। लेकिन जब भी SR मोमी केस ही बताते हैं राष्ट्रपति शासन द्वारा, लेकिन अगर किसी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ दिया क्या इसमें ऐसा करा गया तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसलिए बता दिया। बाकी मेन तो SR मोमी केस है ही, इसमें ध्यान रखना। तो राजस्थान बनाम भारत संघ जो केस हुआ 1977 में, 7 सदस्यीय पीठ ने कहा कि असंबद्ध आधार पर अगर लगाया गया है या फिर हमें लगा दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाया गया है तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है राष्ट्रपति शासन का, जो राष्ट्रपति जी ने लगाया होगा आर्टिकल 356 के तहत। ठीक, तो अब SR मोमी केस आता है कि SR मोमी केस 1994 में क्या क्या कहते हैं कि मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होगा, यानी कि और राज्यपाल के व्यक्तिनिष्ठ समाधान से नहीं होगा, यानी कि राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं कहेगा हाँ ठीक है ये मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाए। मतलब जैसे ऐसे क्या है, इसमें बहुत फेमस हो गया था ना उद्धव ठाकरे वाला केस और एकनाथ शिंदे वाला केस। तो उद्धव ठाकरे से कहा कि आप फ्लोर टेस्ट कराओ, फ्लोर मतलब सदन के पटल पर कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, कि आपके पास अगर बहुमत है तो आप सिद्ध करो। मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करी जा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करी जा रही है, तो मंत्रिपरिषद को आप बर्खास्त करोगे तभी बर्खास्त करोगे मंत्रिपरिषद को, कि जब मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं बच रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कह रहा है अगर मंत्रिपरिषद के पास बहुमत, अगर मंत्रिपरिषद का बहुमत कहता है, पहले राज्यपाल अपने आप कह देते थे कि हाँ मैंने देख लिया समाधान हो गया, इस मंत्रिपरिषद जो राज्य की मंत्रिपरिषद है यानी कि उसके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। ठीक है, और राज्यपाल ने प्रतिबंध दिया, रिपोर्ट दिया, ऐसे करते थे। लेकिन अब SR मोमी केस में कह दिया और ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपनी राज्यपाल अपनी मर्जी से कहते हैं, और राज्यपाल आपको पता ही है कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति ही पदमुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह हम राज्यपाल जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के बहुमत का अगर परीक्षण करना है, कि परीक्षण मतलब मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है, अगर है तो फिर आगे भी सरकार चलाते रहो अपनी, नहीं है तो आपकी सरकार यहाँ पर हटती है, विफल होती है यहाँ पे, और नई सरकार बाद में चुनी जाएगी, तब तक राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो बात हो रही थी जो इन अगर इन नियमों उपबंधों से अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण अब SR मोमी केस ने कह दिया है कि वो सदन के पटल पर होगा, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस, इसे फ्लोर टेस्ट भी बोलते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसे कुछ भी बोलें। यानी कि क्या है, जो उद्धव ठाकरे वाला केस है उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं था, उनको भी पता था, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास बहुमत है, मेरे पास बहुमत है। तो महाराष्ट्र वाले केस हमने पीछे कर देखा था, आपको ध्यान हो तो, अभी एक साल 1.5 साल 2 साल पहले आसपास, तब महादेव जो उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं था, तो राज्यपाल अगर मतलब ये SR मोमी केस नहीं हुआ तो 1994 की बात है, तो बंदे राज्यपाल फटाफट कह देते हाँ मैंने देख लिया और जल्दी से हटाकर राष्ट्रपति शासन लग जाता। लेकिन फिर भी तब भी बहुमत नहीं था उद्धव ठाकरे के पास, तो उद्धव ठाकरे कह रहे थे बहुमत है मेरे पास, तो उद्धव ठाकरे से कहा गया कि भाई फ्लोर टेस्ट कराओ, कि फ्लोर टेस्ट करा के और सिद्ध करो बहुमत, अगर जो आपके वो होंगे MLAs तो आपकी तरफ हो जाएंगे। वो जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं फ्लोर टेस्ट नहीं लूँगा, वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पे, जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे चुका है कि भाई सदन के पटल पर आपको मतलब परीक्षण होगा बहुमत का, तो करवाओ फिर फ्लोर टेस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करवाओ। अब उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो MLAs को धमका रखा है, एकनाथ शिंदे ने, उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा कि एकनाथ शिंदे ने
धमका रखा है एमएलएस को। लेकिन फिर बाद में वही बात हो रही थी कि अगर धमका रखा तो बाहर धमका रखा होगा ना, कि अब जब वोटिंग होगी, जब वोटिंग पड़ी जाएगी, बहुमत आपको कराना है, आप वोटिंग को वहाँ पे तो गन वन थोड़ी ना होगी, अगर गन से धमका रखा हो, किसी धमका, तो वोटिंग में चुपचाप वोटिंग होगी, वोटिंग पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, उसके बाद आपके पास सरकार रहेगी आपकी। तो वहाँ पर वोटिंग हुई वगैरह, एकनाथ शिंदे के संग में बहुत सारे एमएलएस थे, तो वहाँ पर ये उद्धव ठाकरे हार गए थे, तो जो बहुमत का परीक्षण हुआ, अब फिर वहाँ पे हटी सरकार उनकी वजह एकनाथ शिंदे की बनी। और वही चाहिए होता है यहाँ पर केंद्र को कि राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त करनी है हमें और अपनी सरकार लानी है। अब वो यहाँ पर हो गया था, फिलहाल फ्लोर टेस्ट हो गया। लेकिन अगर ये असर भूमि केस नहीं होता तो फटाफट राज्यपाल कहता, ठीक है, राज्यपाल कहता कि हाँ हमें पता है कि भाई मंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है, आप फटाफट अपने राज्यपाल से लगा दो और फिर वहाँ पे और उनकी सत्ता दल की जो पार्टी है उसके एमएलए चुन के वहाँ पे अपना बहुमत सिद्ध कर देते। वो सब चीज़ें हो जाती हैं, वो कैसे हो जाती हैं हम लोग किसी टाइम समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही समझना कि मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होगा। अब ऐसे होगा, लेकिन राज्यपाल होगा ना, राज्यपाल के व्यक्तिनिष्ठ समाधान पर नहीं, यानी कि राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं कह देंगे कि हमने समझ लिया हो गया इनके पास बहुमत नहीं है। अब लिखित तौर पे वहाँ पे चला जाएगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे ये परीक्षण होगा, इस परीक्षण से पता चलेगा अगर बहुमत होगा उस राज्य के सीएम के पास, जो विपक्ष की पार्टी है, मतलब केंद्र में जो पार्टी है, अगर दूसरी पार्टी होगी और अगर बहुमत होगा तो तब भी वो बना रहेगा, और नहीं बहुमत होगा तो फिर हटेगा भाई, फिर से चुनाव होंगे वहाँ पे। ठीक, तो चुनाव का मतलब होता है कि मंत्रिपरिषद ने वहाँ त्यागपत्र देगी। चुनाव का मतलब वैसे चुनाव नहीं होंगे कि पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कि मंत्रिपरिषद अभी बर्खास्त हो रही है, विधानमंडल तो चल रहा है वहाँ पर, और सदस्य हैं, अब जो और सदस्य हैं उनसे कहा जाएगा भी, अब दूसरी पार्टी से कहा जाएगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, वो बहुमत सिद्ध कर देंगे तो उनकी बन जाएगी। जब कोई भी नहीं होगी तब फिर बाद में चुनाव की स्थिति बनती है। लेकिन एक से चुनाव का मतलब जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, चुनाव का मतलब ऐसा नहीं कि अब ये मंत्रिपरिषद जब बहुमत अगर इनका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया तो चुनाव होंगे, जैसे चुनाव होते जो ईवीएम वाले, वैसे नहीं कि अब जो दूसरी ये मंत्रिपरिषद यहाँ पर त्यागपत्र देगी। अब जो विधानमंडल का मतलब विधान, अगर जिस राज्य में विधान परिषद भी है तो और नहीं है तो फिर विधानमंडल का मतलब विधानसभा ही होगा, और विधानमंडल का मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों का, और किसी राज्य में उस राज्य की बात हो रही है जिस राज्य में विधान परिषद भी है। तो फिर वहाँ पे क्या है कि जब इनका बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो जो और सदन में है वो अब दूसरी पार्टी अब बहुमत अपना सिद्ध करे, तो वो सिद्ध कर देगी तो उनकी बन जाएगी, और किसी का नहीं होगा तो बाद में फिर चुनाव होते। तो ये क्या है, एसआर भूमि केस ने ऐसा कहा कि अब जो मंत्रिपरिषद जो आप कहते थे ना मंत्री चाहती है, आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तुरंत मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी, अब ऐसे नहीं, अब फ्लोर टेस्ट होगा, अगर फ्लोर टेस्ट में उसका बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो वो हटेगी, और सिद्ध हो रहा है तो वो बनी रहेगी, तो आप मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं करोगे। हाँ, फिर दिशा निर्देश चलेंगे, वो अलग बात है। राज्यपाल के व्यक्तिनिष्ठ समाधान ये भी हो गया। फिर विधानसभा को अनुमोदन के बाद ही भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, भंग किया जा सकता है मतलब क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते थे इसमें, पहले जो मैंने लिखा नहीं मैंने क्योंकि बाद में फिर से रिपीट हो जाता कि एसआर भूमि केस से पहले क्या था कि राष्ट्रपति के पास में शक्ति थी कि राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकते थे। एसआर भूमि केस से पहले कि विधानसभा को पूरा भंग कर सकते थे या निलंबित भी कर सकते थे, यानी डिसॉल्व कर सकते थे या सस्पेंशन कर सकते थे उसका। तो डिसॉल्व कर देंगे मतलब बिल्कुल विघटित कर देंगे, और यानी कि सस्पेंशन कर सकते हैं उसका, तो ये ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, तो निलंबित तो अब भी कर सकते हैं, अब एसआर भूमि केस आ गया तो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते, पूरी नहीं हटा सकते। यानी विधानसभा को भंग करने का मतलब है कि आप फिर से लेवल पर चुनाव करवाएं, ठीक है। तो जैसे हमने ना लोकसभा भंग होती है, अगली लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वैसे वाली बात, तो विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, विधानसभा भंग तभी कर सकते हो। अब क्या, पहले क्या था, विधानसभा को भंग कर सकते थे, अब क्या है, एसआर भूमि केस के बाद यानी 1994 के बाद क्या हुआ कि विधानसभा को अनुमोदन के बाद ही भंग करा जाता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति ने जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करी जिस राज्य में, उस राज्य में उद्घोषणा हो गई, अब जो आप अनुमोदन करा रहे हो ना, ये वाला अनुमोदन कि अलग अलग सदन से साधारण बहुमत से पास करा 2 महीने के भीतर, अगर आपने अनुमोदन करा लिया फिर आप विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि अनुमोदन कराना होगा, यानी कि विधानसभा को अनुमोदन के बाद ही आप भंग कर सकते हो, ये वाली बात हुई दूसरी। ठीक, अब हम समझते हैं आगे इसी में एसआर भूमि केस में और क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन केवल गंभीर आधारों पर ही ना, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं कि आप मनमाने तरीके से लगा दोगे, भेदभाव तरीके से कैसे भी लगा दोगे, ऐसे नहीं लगा सकते। अब राष्ट्रपति शासन एसआर भूमि केस में क्या कह दिया कि एसआर भूमि मतलब एसआर भूमि व्यक्ति थे, कर्नाटक के सीएम, ठीक है, कर्नाटक के उस टाइम के सीएम ही थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ था, केंद्र में सत्ता थी और ये विपक्ष में थे उसके, तो उन्होंने फिर क्या कहा, अब तो फिलहाल इनके जो बेटे थे वो बीजेपी से जुड़ के लड़ रहे हैं, बीआर भूमि, ठीक है। तो केंद्र में जो क्या था सत्ता थी वो इनको हटाना चाह रहे थे और राष्ट्रपति शासन का यूज़ कर रहा, तो ये फिर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तभी एक बड़ा निर्णय निकल के आया एसआर भूमि केस का, ठीक है। तो एसआर भूमि कौन थे, कर्नाटक के सीएम थे, ठीक। तो राष्ट्रपति शासन केवल गंभीर आधारों पर ही लगाया जाएगा। अब इसमें कह दिया कि गंभीर आधार ही होंगे, गंभीर आधार कौन, जब ये सब जज चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि गंभीर आधार कैसा होगा, वो जज के हाथ में कि ये गंभीर आधार है या नहीं है। और न्याय यहाँ लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्याय डॉट पुनरा डॉट मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन और यथास्थिति बहाल, मतलब इसका पूरा मैं बोलता हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है एसआर भूमि केस में कह दिए
कि अब न्यायिक पुनरावलोकन राष्ट्रपति शासन का हो सकता है और न्यायालय के पास ये अधिकार होगा कि वो यथास्थिति यानी स्टेटस को मेंटेन कर सकता है, यथास्थिति पहले जैसी स्थिति बहाल कर सकता है। यानी पहले जैसी स्थिति का मतलब क्या, अगर आपने किसी मंत्री की राष्ट्रपति शासन लगा के किसी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया तो हम पहले ऐसी स्थिति बना देंगे सब कुछ वहाँ पे। और क्या कहा इसमें, किसी केस में 356 के प्रयोग में, यानी कि न्यायालय कह रहा है कि अगर आपने 356 का प्रयोग किया तो हम दो तथ्य जांचेंगे, दो चीज़ें जांचेंगे। अगर वो चीज़ है तो ठीक है, यानी कि पर्याप्त सामग्री हो आपके पास लगाने के लिए, कोई गंभीर आधार हो, आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो पर्याप्त सामग्री हो। और अगर कोई ऐसा कोई तार्किक व्यक्ति है, यानी कि तार्किक व्यक्ति भी, अगर हमने देखा कि अब राष्ट्र में ऐसी कोई मतलब देख रहा है कि राष्ट्र में ऐसा जो राज्य है उस राज्य में ऐसा शासन नहीं चल सकता, संविधान के उपबंध जो हैं वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं हर जगह, और राज्य राज्य का शासन चल ही नहीं सकता, तो कोई तार्किक व्यक्ति इसी के नतीजे पर पहुंचेगा कि ठीक है भाई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर ऐसा हमें लग रहा है, मतलब एक शर्त हमें लग रही है तो ठीक है, आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो यानी आपने भी ठीक करा। अगर अपनी मनमानी तरीके से लगाया तो हम हटाएंगे। तो न्यायालय दो चीज़ें जांचेगा, एक तो ये जांचेगा कि पर्याप्त सामग्री हो, ठीक है, तार्किक व्यक्ति भी इसी निष्कर्ष, कोई तार्किक व्यक्ति, ठीक ठाक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर ठीक ठाक व्यक्ति वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, और जो आपने निर्णय लिया है ना, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया वो बहुत सुसंबद्ध हो, ठीक है, कि सुसंबद्ध है या नहीं है वो भी चेक करेंगे, तो सुसंबद्ध होना चाहिए, और असंगत आधारों या असद्भाव तो नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि असंगत आधारों पर है और असद्भाव है बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो न्यायालय वो ऐसा कर देगा कि रद्द कर देगा और यथास्थिति यानी स्टेटस को मेंटेन कर देगा। ठीक, ये आपको समझना है। तो ये हमने एसआर भूमि केस पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब आपसे ये हो गया कि एसआर भूमि केस हो गया। अब जैसे 1900 पहले तो इसमें धड़ल्ले तो 1990 के आसपास बहुत इसका दुरुपयोग करा जाता था, बहुत सरकारें बदली जाती थी, राष्ट्रपति शासन जला, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक हो जाएगा। अब ऐसा है नहीं ना, एसआर भूमि केस आ गया, ये महाराष्ट्र में ऐसा लग गया होता, वरना ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास आधार तो राज्यपाल या तो प्रतिवेदन भेजे, राज्यपाल प्रतिवेदन भेजेगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। कृपया माफ़ कर, जरा थोड़ा सा रुकना पड़ गया था बीच में। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि ये निर्णय वगैरह ऐसा हो वैसा हो, हमने देखा है एसआर भूमि केस में। तो हम ये बता रहे थे, ये हम लोग बात कर रहे थे कि 1990 के आसपास बहुत धड़ल्ले से इसका यूज़ किया, बहुत मिसयूज़ करा जाता था, मतलब यूज़ की क्या, मिसयूज़ ही पूरा करा जाता था कि केंद्र में सरकार अगर जो है और उस राज्य में दूसरी सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो बहुत धड़ल्ले से उसका मिसयूज़ करा जाता था कि बहुत टाइम ऐसा होता था। 1992 के आसपास जो अयोध्या कांड हुआ था ना, तो अयोध्या कांड हुआ था, तो उसमें हम देखा था कि केंद्र सरकार ने जो जहाँ भारतीय जनता, 4 राज्य उसमें थे मेन इंपॉर्टेंट, कि 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ऐसा करा गया था, इसका मिसयूज करा गया था राष्ट्रपति शासन का। फिर उसी समय के आसपास की ये बात है कि ऐसा कर्नाटक में, नागपुर में, ठीक है, सब जहाँ बहुमत नहीं है कहीं पे, या पहले तो कस्बे की जंगल राज घोषित कर दिया कि भाई इस राज्य में जंगल राज है, यानी कि वही चीज़ मैंने बताया ना, जो मर्डर 1-2-3 मर्डर हो गए या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ गई। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जब गए थे JP नड्डा जी गए थे, तो उनकी गाड़ी पर पत्थर वगैरह चला दिए गए थे। आपका ध्यान होगा, पीछे की थोड़ी खबर आपको याद हो तो, जो JP नड्डा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, पश्चिम बंगाल में गए थे, तो उनकी गाड़ी पे पत्थर मार दिए थे, शीशे वगैरह टूट गए थे। तो पहले अगर एसआर भूमि केस से पहले हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग जाता कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, जंगल राज हो गया, फिर यहाँ कानून की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अन्यथा के कह के हुए। लेकिन फिर अब नहीं लगाया गया क्योंकि एसआर भूमि केस हो गया। यानी कि इस चीज़ को आप इतना बड़ा तथ्य नहीं मान सकते कि पूरे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। थोड़ी सी जगह पे कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, तो पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। तो ऐसे करके बात यहाँ पे बताई गई। तो ये एसआर भूमि केस बहुत बढ़िया केस निकल के आया, जिसके कारण अब राष्ट्रपति शासन जो इसकी जो शक्ति है, राष्ट्रपति शक्ति, इसका दुरुपयोग नहीं होता। अब बहुत जेन्युइन तरीके से अब जहाँ होता है वहाँ होता है। यानी कि अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तो 4-5 जगह ऐसे यूज़ करा गया, लेकिन बहुत जेन्युइन तरीके से वहाँ पे यूज़ करा गया। यानी कि जैसे जब शुरुआत में आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, तो उत्तराखंड में यूज़ करा हुआ था हरीश रावत के खिलाफ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हरीश रावत पे से कोई हुआ, सदन पड़ा तो वो जीत गए। तो ऐसे करके कुछ सरकारें, हर सरकार ने मिस यूज़ का करना चाहा, करा भी, लेकिन अब एसआर भूमि केस बहुत बढ़िया उसकी सेफ्टी लेके आ गया कि अब दुरुपयोग होने से बच गया। ठीक है, ये हमने लिखा हो ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने डेड लेटर इसको बोला था, इस जो आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 356, इसको डेड लेटर बोल दिया कि ये एक संविधान में ऐसे मृत की तरह पढ़ा रहेगा, जो मरा हुआ शरीर होता है ना, ऐसे पढ़ा है, तो संविधान में ऐसे पढ़ा रहेगा। जब ये बना था संविधान निर्माता ने, बोले राष्ट्रपति शासन क्यों लगाएगा कोई राज्य में ऐसे करके, कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री। उन्होंने फिलहाल, लेकिन उस टाइम हटाना चाह रहे थे, सब लोग बहस वगैरह हुई थी, लेकिन सर्वसम्मति से फिर रखा गया इनको, इस आर्टिकल को। तो वहाँ पर यही बात का कि ये डेड लेटर उन्होंने बोला कि ये पड़ा रहेगा, इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। और जबकि इसी का बहुत यूज़ करा गया था, मिस यूज़ खूब करा गया था। फिर अब एसआर भूमि केस आया तो इसको थोड़ा सा रोका गया कि भाई अब नहीं होता है किसी भी राज्य का ऐसा मिस यूज़। ठीक, ये चीज़ है कि
हमने ये पढ़ लिया। कुछ संबंधित तथ्य वो इसी में जान लेते हैं। वो क्या है कि पूरे भारत में एक साथ नहीं लगाया जा सकता, यानी कि आप राष्ट्रीय आपात क्या है वो पूरे भारत में एक साथ लगा सकते हो या भारत के किसी एक हिस्से पे लगा सकते हो। और ये क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, आप पूरे भारत में एक साथ नहीं लगा सकते, एक एक राज्य में लगा दो, यानी एक राज्य में लगाया पहले, फिर इस राज्य में लगाया, फिर इस राज्य में, ऐसे कर करके पूरे भारत में लगा सकते हो। पहले एक राज्य में लगाया, फिर दूसरे राज्य में, फिर तीसरे राज्य में, चौथे, ऐसे करते करते कितने राज्य जितने भी हो, ठीक है, यानी कि 28 राज्य। तो 28 राज्य में लगाते लगाते आप पूरे भारत में लगा सकते हो। फिर केंद्र शासित है, केंद्र शासित तो है केंद्र का, तो वहाँ पे क्यों लगाएंगे, तो पूरे भारत में एक साथ नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखना, जबकि वो पूरे भारत में एक साथ लगाया जा सकता है। ये सब ध्यान रखने वाली बातें। और एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य के किसी एक हिस्से, और ये क्या, अब राज्य में लगा रहे हो तो राज्य के किसी एक हिस्से या किसी एक ज़िले पर नहीं लगा सकते। इन राज्य में कोई एक हिस्सा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि राज्य में ये हिस्सा है तो इस हिस्से पे लगा दो, उस हिस्से पे लगा दो, ऐसा नहीं है। राज्य में, पूरे राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ये 2 पेज ध्यान रखना, इससे संबंधित से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी कभी स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा उसमें चुपके से ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा और हम लोगों से रह जाएगा। फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको डेड लेटर बोला, हमने कि आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 बताया कि इसको डेड लेटर बोला कि इसका यूज़ नहीं कराया जाएगा, ठीक है, इसके धड़ल्ले से मिसयूज़ करा गया था। और सबसे पहले इसका कहाँ यूज़ करा गया था, राष्ट्रपति शासन का पेप्सू। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति शासन का सबसे पहले कहाँ यूज़ करा गया था, तो पंजाब लिखा है तो पंजाब पे टिक लगा दें। अगर पेप्सू लिखा है यानी कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, या फिर पंजाब में इसका यूज़ करा गया था 1951 में सबसे पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम बार 10-10 बार के आसपास, ऐसे ही सर्च मारने पे ही पता चल रहा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा देगा तो यूपी और मणिपुर में दिखाया कि 10-10 बार लग चुका है इसमें। और बाकी अगर ये जो लिखा हुआ है कि सबसे लंबे, अगर समय बहुत काउंट करना कि ओवरऑल कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है, यानी किस राज्य में लग रहा है, तो पंजाब है। पंजाब में 3510 दिन तक, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 3500 दिन तक लगातार चला कि मतलब अभी पंजाब में लगा, फिर कभी बाद में लगा, फिर कभी बाद में लगा, तो ओवरऑल गिना गया है कि ओवरऑल पंजाब में कब तक कितना शासन, राष्ट्रपति शासन लगा रहा, तो 3510 दिन, ठीक। और इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 49 बार लग चुका है, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी कार्यकाल में 1949 के आसपास बार, इतनी बार राष्ट्रपति शासन का यूज़ करा गया जा चुका है। बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी आई है 2014 के बाद से, वो भी 7 से 10 के आसपास इन्होंने भी ट्राई कराया, लगाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतना हो गया। इसके बाद जैसे अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो राष्ट्रपति शासन है इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए अपने पास। तो जैसे सरकारी जो आयोग था, सरकारी आयोग के कुछ मतलब उनकी सिफारिश है, उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन को आप बिल्कुल ऐसे यूज़ कर रहे हो, इसको मतलब अपनी मनमर्जी इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, इसको बिल्कुल अंतिम उपाय की तरह देखा जाना चाहिए। जो सरकारी आयोग था ना, सरकारी आयोग ने सिफारिशें क्या दी, इसको राष्ट्रपति शासन को बिल्कुल अंतिम उपयोग की तरह देखा जाना चाहिए कि कोई उपाय बच ही नहीं रहा है आपके पास कि अब क्या करें, इस राज्य में बहुत सारा शासन चल ही नहीं पा रहा, संविधान के खिलाफ, संविधान के अनुसार चल ही नहीं पा रहा, तो उसमें क्या करें। तो जब कोई उपाय आपके सब खत्म हो रहा है तो अंतिम उपाय के तौर पर आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, यानी केंद्र अपने हाथ में ले मांगी सकती है। लेकिन पहले क्या, कोशिश करो और कई मामलों सही हो जाए, तो ये वाली बात कही थी एक। तो दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जैसे कि पहले क्या है, आप राष्ट्रपति शासन आप सीधे लगाना चाह रहे हो तो राज्य को पहले थोड़ी सी चेतावनी दे दो कि वो आप कार्रवाई अगर आपकी तरफ नहीं कर रहा है, जैसे आपने निर्देश दे रखे हैं, दिशा निर्देश दिए कि प्रशासनिक आप कार्रवाई ऐसे वैसे करो, तो दिशा निर्देश नहीं दिया तो एक चेतावनी, वार्निंग तो दो उसको कि भाई ऐसे ऐसे करो, नहीं तो फिर ऐसा कर लेंगे, फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे सब चीज़ें, तो फिर उससे हो सकता है हो जाए। तो सरकारी आयोग ने ये भी कहा था। फिर एक बात ये भी कहा कि आर्टिकल 356, मतलब आपको जो 356 आप यूज़ कर रहे हो, तो 356 से पहले 355 भी तो है। 355 में जो पहले कहा कि पहले आप पहले केंद्र की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कहीं राज्य में कहीं विफलता पाई जा रही है संवैधानिक तंत्र की, तो आप उसको थोड़ा आप भी मदद करो आके, ये थोड़ा ना कि सीधे आप अपने हाथ में ही ले लोगे, ठीक। तो 355 कहना है कि सरकारी के 356 की जगह आपको 355 का यूज़ कर लो ना, कि आप उसमें बड़े भाई के नाते ऐसा समझ लो कि आप उसके यहाँ राज्य में कहीं संवैधानिक तंत्र की विफलता आपको लग रही है कि है यहाँ पर शासन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो अपने हिसाब से जो सपोर्ट कर पाओ वहाँ पे सपोर्ट करो। मतलब उसकी भाषा अलग लिखी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लेमन भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि अपने हिसाब से सपोर्ट करो, ना कि सीधे क्या छीन लो कि लाओ अब मैं ही चलाऊँगा, ऐसे नहीं कर सकोगे। तो सरकारी आयोग ने ये भी कहा। और बाकी अगर एक दो बातें और कुछ लिखना चाहें तो ये है कि मतलब उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए 356 का दुरुपयोग मतलब कर भी जा रहा है, 356 यूज़ करा भी जा रहा है, तो बहुत ही ठीक ठाक तथ्यों जो मतलब न्यायालय ने कहने पर्याप्त सामग्री हो, ये सब कुछ है, यही सब बात कहना है, सुसंबद्ध तथ्यों और ठीक ठाक मतलब, और फिर उसके बाद भी फिर ये शर्तें वगैरह हो जाए तो आप ये 356 का यूज़ करो। और अंतिम कोशिश उनकी ये कि अंतिम उपाय, जब कोई उपाय नहीं बचा तो अंतिम उपाय के रूप में इसको यूज़ करो। तो ये हमने देख लिया मोटा मोटा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। जो वित्तीय आपात है वो बहुत छोटा सा है, वो हम
उसको ले लेंगे वित्तीय अपराध को अगली क्लास में, उसके साथ में कि राष्ट्रपति जी की हम अब राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा डिटेल में बताते तो इसलिए थोड़ा आराम चला। अगली वाली क्लास में वित्तीय अपराध को पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा, उसके साथ में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की तुलना करेंगे इंग्लैंड के सम्राट, जो इंग्लैंड के मतलब राजा हैं उनको बताया जाएगा, रबड़ की मोर बताया गया। तो क्या वाकई हमारे राष्ट्रपति भी ऐसे ही कि खाली बस वैसे ही कि जैसे उनके पास कोई शक्ति नहीं था, मेन काम पीएम, मेन शक्ति पीएम के पास ही है। तो हम फिलहाल जेबी वीडियो पढ़ चुके हैं ना, लेकिन हम उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, कर सकता तो नहीं, करता कोई नहीं है ज़्यादा राष्ट्रपति, लेकिन कर भी सकते हैं, लेकिन अमूमन सब बचते ही हैं, क्योंकि कौन किसी से पंगा लेना चाहे। तो ये हो गया, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।